नागरिक समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जनता समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता साथीगण, पत्रकार बंधु, अन्य विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राष्ट्रीय सेवक कर्मचारी, भद्र महिला एवं सज्जन। सबसे पहले मैं अपनी ओर से रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के तमाम जनता की ओर से और नेपाल सरकार की ओर से आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गौर नगर पालिका, नागरिक समाज रौतहट, जनता समाजवादी पार्टी एवं यहाँ उपस्थित तमाम महानुभावों को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप रौतहट में बहुत ही छोटे समय पर तो शाम से लेकर के अभी तक में आपने मेरे मना करने के बावजूद भी, मेरे किसी तरह से विशेष आग्रह नहीं करने के बावजूद भी आप सबों ने मेरा इतना भव्य और बहुत ही शालीन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को सम्मान करते हुए अपने स्वागत किया। मैं अपने पूरे जन्म में भी आपका ये ऋण चुकता नहीं कर पाऊँगा। रौतहट क्षेत्र नंबर 1 की जनता जिन्होंने मुझे 4 वर्ष पहले सांसद में जिताया, उनका ऋण मैं कभी चुकता नहीं कर पाऊँगा। वो एक विशेष ऋण है ही है। आज आपने जो स्वागत किया इसका भी मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। मैं बहुत लंबा चौड़ा मंतव्य नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि हम आपके घर के लोग हैं, आपके बेटा हैं और इसीलिए आपको मैं हरदम मिलता ही रहता हूं, अपनी बात बताता रहता हूं। संक्षिप्त में मैं कुछ विषयों को स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं, जिसके प्रति आपका जिज्ञासा था, है और रहेगा। सबसे आज का यह प्रश्न है, जनता समाजवादी पार्टी के ही एक खेमा के लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। पार्टी एक है या दो है, उसमें समाज में कंफ्यूजन है। मैं इस विषय पर संक्षिप्त में आप सभी को अपना विचार बताऊंगा। अभी हमारे नागरिक समाज के अध्यक्ष जी ने जो विषय उठान किया, उसके विषय में भी मैं आपको अपनी ओर से उसकी जो मेरे पास जो सूचना है या जो कुछ हो रहा है वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा भी कुछ विषय वस्तु जो अभी के राष्ट्रीय राजनीति में आवश्यक है वो मैं आप सभी तक निवेदन करने का प्रयास करूँगा। नंबर 1, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का इस सरकार में जाना क्यों आवश्यक हुआ, मैं इससे आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रथम अध्यक्ष माननीय महंत ठाकुर जी को एक दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने बुलाया और उनसे आग्रह किया कि हम आपके एजेंडा को संबोधन करना चाहते हैं, इसके बदले में आप क्या करेंगे। उन्होंने, ठाकुर जी ने कहा उनको कि आप यदि मेरे समस्याओं का निदान खोजेंगे तो मैं भी आप पर समस्या नहीं आने दूंगा। आप बात को ठीक से सुना जाए, क्योंकि आपको फील्ड में जवाब देना पड़ेगा, खास करके जो जनता समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके एजेंडा को, आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ, इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे, तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप मेरी समस्याओं का निदान करेंगे तो मैं भी आप पर समस्या नहीं आने दूंगा। यहाँ से बात शुरू हुई और बात आज जहाँ हम लोग हैं वहाँ पर आकर के अंत हुई या आगे बढ़ रही। तो हुआ क्या क्या हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने अगले दिन से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता पे जो मुद्दा था, जो पिछले मधेश आंदोलन 3, मधेश आंदोलन 2 या मधेश आंदोलन 1 के समय से ही लंबित था, उसको उन्होंने फिरता लेने का, वापस लेने का प्रक्रिया शुरू किया और अंत में जाकर के कैबिनेट से जो उनके हाथ में था उन्होंने फिरता भी किया
और एक दो मुद्दा बाकी है जो वो वापस लेने के प्रक्रिया में है। इसके बाद उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो मधेश आंदोलन के योद्धाओं पर जो मुद्दा था उसको वापस करने के लिए नेपाल सरकार राजी सिर्फ नहीं हुई बल्कि मुद्दा फिरता का कैबिनेट से काम कर दिया और सरकारी वकील या जिला अदालत या उच्च अदालत या किसी भी अदालत से जो चल रहा है नियमानुसार काम, उसका प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो काम नंबर 1 उन्होंने ये काम कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अध्यादेश के जरिए भी कम से कम जो अंगीकृत और जन्मसिद्ध नागरिक हैं उनके संतान जो वंशज हैं अर्थात यहाँ पे जन्मे, उनका जन्म दर्ता है, स्कूल में पढ़े लिखे और बड़ा हुआ है लड़का लड़की, जो जिसका कैरियर खराब हो रहा है, जिसका भविष्य निश्चित है, जो न कहीं देश से बाहर जा सकता है, न आगे स्कूल के ऊपर की पढ़ाई पढ़ सकता है, स्कॉलरशिप मिला हुआ है, मेडिकल पढ़ने के लिए नाम निकाला हुआ है, पढ़ नहीं सकता है, भारत या अमेरिका या जापान या कहीं पर स्कॉलरशिप में नाम लिखा है वो नहीं जा सकता है, तो उसकी नागरिकता समस्या का समाधान कर दूंगा। और उसके लिए उन्होंने अध्यादेश लाया और समाधान सरकार जो कर सकती थी तो उन्होंने किया। संविधान संशोधन जो हमारा मूल मुद्दा था, संविधान संशोधन के लिए उन्होंने एक कार्यदल बनाया कि मधेश आंदोलन के एजेंडा को संबोधन करने के लिए जो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है उसको भी, और ये पिछले 72 से लेकर के 78 तक में संविधान के प्रैक्टिस के दरमियान जो कमी कमजोरी है उसको संबोधन कैसे किया जा सकता है उसके विषय में भी, मतलब दोनों विषय को, एक मधेश आंदोलन के एजेंडा को जो आप 6 महीना के मधेश बंद जिसके लिए किए थे उस एजेंडा को, और संविधान लागू करने के क्रम में संविधान को प्रैक्टिस में लाने के दरमियान में जो कुछ भी समस्या हुआ है उसका भी समाधान उसके साथ साथ हो। इस हिसाब से उन्होंने एक संविधान संशोधन के लिए कार्यदल बनाया है जो आप सब लोग जानते हैं। तो 3 मुद्दा जिसका नेपाल सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, उनके पार्टी की ओर से अनुमोदन करके उन्होंने संबोधन किया, और 2 विषय जो अलग मुद्दा तो नहीं है लेकिन जिसके वजह से ये 3 मुद्दा हुआ और 2 बाकी है। जैसे रेशम चौधरी की रिहाई, तो रेशम चौधरी की रिहाई में कई लोग स्वयं वकील हैं, कई लोग वकील के पिता हैं और कई लोग वकील के आसपास में रहते हैं। सर्वोच्च अदालत में यदि 2 लेवल के अदालत से फैसला होकर के, नकारात्मक तरीका से फैसला होकर के सर्वोच्च अदालत में कोई मुद्दा विचाराधीन है तो आप उस मुद्दा को नेपाल सरकार अपनी ओर से वापस नहीं ले सकती है, ये कानूनी व्यवस्था है। तो इस पर हमें सर्वोच्च अदालत पर भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। रेशम चौधरी की रिहाई सर्वोच्च अदालत के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। ये बात इस 2-3-4 महीने से, जो कुछ महीना के पहले सप्ताह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और जो सब कुछ दिखाई दिया उससे ही समझ में आया कि सर्वोच्च अदालत के अलावे कोई भी रेशम चौधरी को रिहा नहीं कर सकता है। अर्थात सर्वोच्च अदालत को इसलिए फैसला करना पड़ेगा कि रेशम चौधरी दोषी है तो उसको जेल जाना है, रेशम चौधरी निर्दोष है तो उसको घर जाना है। यदि वो दोषी है तब भी, निर्दोष है तो बात ही खत्म हो गया, यदि दोषी भी है तो फिर राष्ट्रपति के यहाँ हमें याचिका, आवेदन, आग्रह, प्रार्थना पत्र, जो कहिए, कानूनी भाषा मुझे मालूम नहीं है, वो आग्रह करना होगा, जिसे राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो नेपाल सरकार की सिफारिश से छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी पहले कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला होना पड़ेगा, और यदि छोड़ ही दिया फैसला के दरमियान में, उनको लगा कि रेशम निर्दोष है, जो कि निर्दोष है भी, जिस दिन घटना हो रहा था उस दिन बर्दिया जिला में था, तो कोई आदमी बर्दिया जिला में रह करके कैलाली जिला में घटना करा सकता है, ये सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि हम दिल्ली के शासन को मानते हैं, कानूनी राज्य को मानते हैं, नियम कानून हम लोग मानते हैं। विरोध करना है इसका विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करते हैं इसके बावजूद भी मानते हैं, क्योंकि आप हर एक महीना बिजली का बिल पे करते हैं, आप हर एक यदि पैसा कमाते हैं तो टैक्स पे करते हैं, आप माल पोत पे करते हैं, पानी पोत पे करते हैं, तमाम तरह का जो टैक्स है राज्य को दे रहे हैं, तो आप नियम कानून को मान रहे हैं। और आगे संविधान में हमारा रिजर्वेशन है तो हम आज रहेगा, और आज ही नहीं रहेगा, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो आगे वाला रखेगा जो बाकी जिंदा रहेगा।
गजेंद्र बाबू के जमाने से उठा मामला, आज तक समाधान नहीं हुआ, आज तक उठ रहा है। गजेंद्र बाबू चले गए, रामचंद्र तिवारी चले गए, संत प्रसाद चौधरी चले गए, श्यामलाल जी चले गए, रामचंद्र जी चले गए, कितने लोग चले गए, पहले पुस्ता के ज्यादातर लोग चले गए। लेकिन गजेंद्र बाबू ही कहते थे कि जब तक शोषित इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अनिल झा गद्दारी कर सकता है, पूरी समाज एजेंडा के साथ गद्दारी नहीं करती है। इसीलिए जब तक मधेश आंदोलन के एजेंडा का संबोधन नहीं होगा तब तक उसका उठान होता रहे। तो रेशम चौधरी के केस के संदर्भ में मेरा बहुत ही शुरू से मानना है, आप लोग कभी भी मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं देखे होंगे कि रेशम चौधरी कल छूट रहा है। मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, अनिल झा के रूप में मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि वो अदालती मामला है और ये अदालत को ही करना पड़ेगा। हम जितना कड़ा बोलेंगे अदालत के विरोध में, अदालत उतना देरी से न्याय देगी। ठीक है तो तुम फर्क से ले लो न्याय। आप लोग को भी, हम सभी लोगों में ईगो है, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा रहे। तो जब आप कड़ा से बोलेंगे तो वो कड़ा प्रतिक्रिया देगा, जब आप नरम से बात करेंगे तो नरम प्रतिक्रिया देगा। तो स्वाभाविक रूप से हमें उसको ये कहना चाहिए कि हम विधि के शासन को मानते हैं, हम अदालत के फैसला को मानते हैं, इसीलिए हमें अदालत पर विश्वास है कि रेशम चौधरी को अदालत न्याय देगी। इस भाषा में 10 के यदि नेता कार्यकर्ता बोलेंगे तो हो सकता है कि रेशम जी को न्याय मिल जाए, और हमें यही भाषा फिलहाल बोलने की जरूरत है। मन में चाहे जो बात हो, मन की बात आप मुंह पे लाएंगे, जबान पे लाएंगे तो समस्या ही क्रिएट होता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो। तो रेशम जी के संदर्भ में ये है, यद्यपि हमारा पूरा प्रयास है, पार्टी का प्रयास है कि रेशम चौधरी की रिहाई हो, और मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च अदालत रेशम चौधरी को न्याय देगी, उसको छोड़ेगी, और रेशम जी अगले चुनाव में फिर हमारे साथ कैंडिडेट होकर के चुनाव लड़ेगी। सीधे छुड़ाना है तो फिर उसका दूसरा प्रक्रिया, 1 सप्ताह में भी रेशम छूट सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो प्रक्रिया क्या है कि उच्च अदालत ने जो फैसला किया है, जिसके विरुद्ध में रेशम जी की ओर से, रेशम जी ने क्या किया है, रिट किया है, तो वो अपना मुद्दा फिरता ले ले। तो ये मान लेगा कि हमने गलती किया है। फिरता लेने का मतलब हुआ कि आपने जो उच्च अदालत का न्याय हुआ है या अन्याय है, जो मानिए उसको आप मानते हैं। तो जब मान लिए तो आप क्या हुआ, फिर आप राष्ट्रपति के यहाँ क्षमा याचना कर सकते हैं, तो भी राष्ट्रपति छोड़ सकती है। लेकिन तब क्या होगा कि फौजदारी अभियोग में यदि कोई आदमी दंडित हो चुका है तो आगे राजनीति करने के लिए कई अधिकारों से वंचित होता है, तो ये हो जाएगा, तो छूट तो जाएगा रेशम, लेकिन छूटने का तरीका अलग अलग हो। तो जब प्रक्रिया पूरा करके छूटेंगे तो राजनीतिक भविष्य जिंदा रहेगा, बीच में से प्रक्रिया को फिरता करके करेंगे तो राजनीतिक भविष्य नहीं, मतलब आगे बढ़ पाएगा। तो ये भी हम पार्टी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हमारा कोई नेता फंसा हुआ है तो उसके लिए, उसके भविष्य के लिए, और खास करके राजनीतिक भविष्य के लिए पार्टी को चिंतित होना चाहिए। और उसमें जनता समाजवादी पार्टी के मेरे जैसे लोग, मोहन ठाकुर जैसे लोग, राजेंद्र महतो जैसे लोग, शरद सिंह भंडारी जैसे लोग, राजकिशोर यादव जैसे लोग, और हम लोगों को साथ लेकर के चलने वाले आप जैसे तमाम लोग संवेदनशील हैं, और यही सत्य। एक विषय है लाल आयोग का प्रतिवेदन का सार्वजनिक होना। लाल आयोग का प्रतिवेदन हम लोग सार्वजनिक होने के लिए 2 कारणों से ही कहते थे। एक कि रेशम चौधरी की रिहाई में वो सहयोगी डॉक्यूमेंट होगा, और दूसरा कि ये जो मुद्दा, सैकड़ों मुद्दा था, ये मुद्दा वापस होने में भी सहयोगी डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट ने, उस लाल आयोग के प्रतिवेदन ने, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कहीं से पता चला है ऑफिशियली, कि उसमें ज़्यादातर विषय जो है, आपके जो साथी लोग जेल में हैं, चाहे रेशम जी हो या जलेश्वर के घटनाक्रम हो, या रोहतक के अजय जी सहित के लोग रहे हों, अनिल जी सहित के लोग रहे हों, या देश भर के हमारे नेता कार्यकर्ता हों, उसमें मुद्दा हल्का होता है। जब सरकार का मानना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हम आपका काम कर ही दे रहे हैं तो आयोग का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्यों करवाना आप चाहते हैं, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आप लोग मत उठान दीजिए, क्योंकि उसके भीतर का जो भी बात है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिवेदन तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और उनको मालूम है कि उसके अंदर में क्या है। तो हो सकता है हम लोग सरकार में गए हैं, कई बात से हम लोग को भी पता चल जाए अंदर की बात, तो देखेंगे उसकी कितनी उपादेयता है, उसके हिसाब से किया जाएगा। तो मिला जुला करके आपको जिस एजेंडा को संबोधन के लिए हम आंदोलन किए, और आंदोलन के दरमियान में जो एजेंडा बनी, रिहाई या थुना या मुद्दा या क्षतिपूर्ति, तो करने के लिए यदि राज्य तैयार है
तो सपा के ऐसे नेता जो मोहन ठाकुर जैसे हैं, जो राजेंद्र महतो जैसे हैं, जो हमारे आपके जैसे हैं, उनको ये लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जितना कर सकते हैं उतना किया। अब मान लीजिए आप दही खरीद करके जा रहे हैं यहाँ गौर बाजार से महादेव पट्टी, और रास्ते में आपकी दही गिर गई बर्तन से, तो दुकानदार से पैसा फिर थोड़े मांगे, अब नहीं मांग सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सामान लेकर के बरगिनिया से आए और बरसात में छीन लिया, तब जाएंगे दुकानदारों को कहने की सामान तो आपको देना पड़ेगा फिर से। तो प्रधानमंत्री जो कर सकते थे, जो कर सकते हैं, सो उन्होंने किया। और इसीलिए ठाकुर जी ने जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आपको सरकार में आना होगा, मतलब आपके पार्टी को आना होगा, आपके साथियों को भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने भेजा। तो यदि आप किसी से कमिट कर चुके हैं कि हम जमीन 1 लाख के कट्ठा में आपके हाथ से बेच देंगे, या हम फलाने चीज आपको, बेटी की शादी है तो हम आपको एक पलंग अपने ओर से गिफ्ट कर देंगे, तो देना पड़ेगा ना। नहीं देंगे तो मैंने गलत है, यदि आप देते हैं तो गलत नहीं है। जब जवान हार जाते हैं, कभी 10 लाख के कट्ठा जमीन बेचेगा, दूसरा 20 लाख देता है, तो हम तो जवान हार गए, अब तो देवी के भक्त। ये तो समाज में रोज लागू होता है विषय। तो ठाकुर जी ने राजनीतिक रूप से इस बात को कमिट किया था, तो उन्होंने थोड़े बहुत नीचे ऊपर होने के बावजूद भी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा और अपने साथियों को सरकार में भेजा कि हमारे एजेंडा के संबोधन के प्रति नेकपा एमाले की सरकार, केपी शर्मा ओली की सरकार यदि सकारात्मक है तो हमें भी उनके प्रति सकारात्मक संदेश समाज में प्रवाहित करना चाहिए। और औपचारिक रूप से जनता समाजवादी पार्टी सरकार में गई, माननीय राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में हम सभी लोग गए, और मैं एक मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, जो जनता समाजवादी पार्टी के अंदर भी कर रही है, सोशल मीडिया में आप सभी लोग रोज सुन रहे हैं नेताओं के मुंह से, जो बहुत बड़े बड़े नेता थे जो खत्म हो रहे थे, रातारात मोहन ठाकुर ने जाकर के बता दिया। मैं तो उसके विरोध में ही था। आप सभी को मालूम है, ये बैसाख 10 गते रात में जो एकीकरण हुआ रातारात, उसका मैं विरोधी था, और आषाढ़ के 20 गते जाकर के मैंने उस फाइनेंस से सही कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चलने वाली चीज नहीं है। क्यों नहीं चलने वाली चीज है? तो उपेंद्र जी का एक कैरेक्टर है कि वो कठिनाई में रहेंगे तो वो मोमबत्ती के तरह से लगते हैं पिघले हुए इंसान, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो जो है सो रहठा से ज्यादा खड़ा हो जाते हैं। तो मोमबत्ती से लेकर के रहठा तक होने का कला उनमें भरपूर है। तो ये कला होने के नाते हमने पार्टी में ये बात कहा कि भाई आज वो खत्म हो रहे थे, 16 में से 17 में से 10-11 सांसद उनके मैं चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो कह रहे थे। उस जमाने में आप तो जाकर के बचा दिए, लेकिन कल आप पर 1 इंच ऊपर नीचे होगा तो बर्दाश्त आपको नहीं करेंगे, और वही उन्होंने किया। बात इस बात से शुरू हुई कि महंत जी क्यों जाकर के प्रधानमंत्री से बात कर दिए। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब संसद पुनर्स्थापना जिस दिन हुआ है, उस दिन पार्टी के बिना किसी निर्णय का उन्होंने राजेंद्र श्रेष्ठ को प्रचंड के यहाँ पेरिसटाड़ा में भेज दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, क्योंकि वो अपने यहाँ नहीं थे, तो उनको सब कुछ करने का अधिकार है। उन्होंने क्या किया, लुम्बिनी प्रदेश के 4 सांसद को बिना पार्टी में निर्णय कराए निकाल दिया। यदि कोर्ट उसमें न्याय नहीं करती तो बेचारा वो सब बेकारबार हो चुका था। तो आपको मतलब जो कुछ करते हैं, आप करें तो रासलीला, दूसरा करें तो करेक्टर ढीला, ये तो नहीं हो सकता है ना। ये कहाँ से निर्णय हुआ कि आप जो है 4 को प्रदेश सभा सदस्य को एक कलम से निकाल के बाहर कर दिया। गलती किया था तो उसका तरीका है, लेकिन पार्टी है, जो दूसरे नेता जो निर्देशित किए थे वो भी हैं, तो ये सब करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो जब उनको ये लगा था कि अब हम रिकवर कर लेंगे, तो वो साथ साथ रहने वाले उपेंद्र जी मधेश के एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी बर्तन में समाने वाले नहीं है। आप किसी भी बर्तन में रखिएगा तो खाली हो जाए। तो जब बर्तन में रखने ही वाले नहीं है, किसी डब्बा में बंद होने वाले नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं इससे ज्यादा कोई अश्लील अभद्र टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपकी टिप्पणी आपको शर्मिंदा करती है, सामने वाला तो बाद में शर्मिंदा होगा। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जसपा का निर्माण के समय में ही उपेंद्र जी कठिनाई में थे, इसलिए जसपा बढ़ गई। यदि हम लोग कठिनाई में रहते तो ऊपर से हम लोग को बाबा धाम के यात्री दर्शनार्थी की तरह से कुचल देते,
और वो जो है सो कभी भी हम लोग को सपोर्ट नहीं करती। ये आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग मानते होंगे, नहीं मानते हैं तो मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है और वही अभी हो रहा है। इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये एकता होना ही नहीं चाहिए था, एकता ही होना ठीक नहीं था, क्योंकि उपेंद्र जी किसी के किसी बर्तन में हटने वाले नहीं, इसका और कोई कारण नहीं। तो अब एक साथ रहने की स्थिति तो है नहीं, पार्टी दो ही होना है। अब सिर्फ बात यह है कि जितना भी आप आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं वो सिर्फ इस कारण से देख रहे हैं कि जनता समाजवादी पार्टी नाम की पार्टी ऑफिशियली किसको मिल जाए, उनको मिल जाए या हम लोग को मिल जाए। हम लोग को मिल जाएगा तो वो एक फैक्शन पार्टी बना लेंगे, नाम तो जो कुछ भी हो सकता है, और हम लोगों को मिल जाएगा तो वो बना लेंगे, उनको मिल जाएगा तो हम लोग बना लेंगे। यही सत्य है। तो इसको बहुत ज़्यादा बरगलाने से, गाली गलौज करने का कोई तुक भी नहीं। हम एक साथ नहीं रह सकते, भाई लोग भी एक साथ नहीं रहता है। दो भाई या आदमी दो जगह हो जाता है, लेकिन पीटा पीट गाली गलौज नहीं भी करके अलग अलग होता है। तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो अलग अलग रहें। लेकिन अब इसमें बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कम से कम उस लाइन का आदमी नहीं हूँ, गाली गलौज करके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सहमति से एक हुए थे, सहमति से अलग हो सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये बात तय हो चुका है। इसीलिए कुछ लोग, मैं सुन रहा था आज मेरे यहाँ आने के दरमियान में, ये कह रहे थे कि जसपा केकरा संगे जतई कथी होते न होते, तेकरा बाद हम निर्णय करब। भाई बाद में निर्णय आप क्या कीजिएगा, निर्णय आप अभी कर लीजिए, क्योंकि जसपा एक रहने वाली नहीं है। आपको महंत ठाकुर सहित के लोगों के साथ रहना है कि उपेंद्र जी सहित के लोगों के साथ रहना है। 4 ठो एजेंडा संबोधन हुआ तो सरकार में गए हम लोग तो गलत हो गए, और रातारात सरकार में बिना कारण चले गए तो बहुत अच्छा किए। जब हम कह रहे थे स्थानीयता के निर्वाचन में भाग नहीं लेना चाहिए, 2 नंबर प्रदेश छोड़ करके सभी प्रदेशों में स्थानीयता का निर्वाचन होना था, पार्टी दर्जा कराना था। हम लोग के साथ उपेंद्र जी बैठे थे अलग पार्टी के नेता के रूप में, हम लोग वहाँ बैठे रह गए, पार्टी दर्जा नहीं कराए, और वो धीरे से अपने बैठे थे एक आदमी को भेज करके पार्टी दर्जा करवा दी। अरे सुतल जी आप बिया हुए थे, हाँ ऐसा भी नहीं होता है क्या? वो पहले चरण निर्वाचन में भाग ले लिए, हम लोग नहीं लिए, हमारा पूरा देश खाली हो गया। आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे नेता कार्यकर्ता हमारे दूसरे पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ दिए, प्रदेश नंबर 1 में, 5 में, 7 में, और सभी पहाड़ के जिला वाला जो प्रदेश है उसमें हम लोग को कितना घाटा लगा, पार्टी संगठन ध्वस्त हो गई। अंत में वो चले गए थे प्रथम चरण में, इस मजबूरी में हम लोग दूसरे चरण में चले गए। किसी हॉल में बैठे होंगे, मैं देखा था थोड़ी देर पहले, हमारे 2-3 वार्ड अध्यक्ष जो जीते भी बाद में, वो लोग राजपा भाग नहीं ले करके समाजवादी ज्वाइन कर दिए। शंकर मुखिया जी हैं, सनम मुखिया जी हैं, शायद यहाँ होंगे भी, नहीं तो उधर नहीं ज्वाइन किया रहते, हमको लगता है, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो मेरे करीब थे। लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि हम चुनाव में भाग नहीं लेगा, और वो लोग आगे ही पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग इस जिला में भी 2-3 ठो 4 वार्ड अध्यक्ष ज्यादा लग गया, क्योंकि हम लोग बाद में लिए भाग, लेकिन तब तक वो लोग जा चुके थे। तो ये यथार्थता है। इस यथार्थता में यदि राजपा एक नहीं हुई रहती तो विमल श्रीवास्तव से लेकर के और सरोज सिंह कुशवाहा तक उधर नहीं गए होते। वो सभी लोग हमारे साथ थे, आप सभी को मालूम है, और भी हमारे कई लोग हैं। ज़्यादा नाम लेके ज़्यादा समय लगेगा, आपको भी घर भी जाना है, दिन भर आज इसी में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि जनता समाजवादी पार्टी एक साथ रहने की स्थिति ही नहीं है, स्थिति थी भी नहीं। उनके मजबूरी में हम एक हुए थे, उनके अनुकूलता में इसको एक जगह नहीं रहना। बात ये है, और इसीलिए किसी को भ्रमित रहने की जरूरत नहीं है कि हम इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। आप इधर नहीं है इसका मतलब है आप उधर हैं, आप उधर नहीं है इसका मतलब आप इधर हैं। तो आप जिधर भी है क्लियर हो जाइए। ये क्या है कि आप आंख बंद कर लेंगे तो अन्याय होना बंद नहीं हो जाएगा, आप आंख बंद कर लेंगे तो गंदगी साफ नहीं हो जाएगी, आप जो है आंख बंद कर लेंगे तो अन्याय होना बंद नहीं हो जाएगा। हाँ, आप अपनी आंख से नहीं देखेंगे, बात सत्य है। तो यदि आप यही चाहते हैं तब भी ठीक है, तो मर्जी अपनी अपनी है। लेकिन मैं सभी जसपा के नेता कार्यकर्ता से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप क्या कीजिए, जो यहाँ उपस्थित है वो तो हमारे साथ नहीं है, जो अनुपस्थित है मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस तरह से एक कम्पिटिटिव चार्ट बना करके देखिए कौन कौन कब सरकार में गया, कौन कौन क्या किया, कौन ठीक बात कर रहा है, कौन ठीक बात नहीं कर रहा है, कौन सभी की बात कर रहा है, कौन अपनी बात कर रहा है, कौन जय मधेश के नारा से लेकर के जो है बाबूराम भट्टराई को फिर से बोक लिया। ये सभी चीज देखना होगा। वोट जो है राय का और सांसद राय बनता है,
वोट यहाँ जो है सो किसी कुशवाहा का सांसद वहां पर राजेंद्र श्रेष्ठ बनता है। ये बात ध्यान में रखना होगा, ये बात बहुत ही गौर करना होगा कि आज जो जिस जगह से पार्टी बन करके चली थी, चाहे वो सद्भावना हो, चाहे कमलपा हो, चाहे फोरम हो, चाहे कोई और पार्टी हो विगत में, आज उसके एजेंडा को कौन कैरी करने के लिए तैयार है? कौन आज जो है सो मधेश को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार है? इस बात का ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। मैं इससे ज्यादा पार्टी के विषय में आपको आज नहीं बताऊंगा। संदर्भ दूसरी है, नेपाल हमारे इंजीनियर साहब नागरिक समाज के अध्यक्ष जी ने 2-3 विषय उठाया। बड़हरवा में जो पुल है निर्माणाधीन वो बंद हो गया है, वो कैसे हो? तो आप स्वयं अध्यक्ष जी इंजीनियर साहब, आप स्वयं जीवन भर इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर रहे।